So guys, today we are going to start with the next topic, chapter number 3, business environment. यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। हमने अभी तक सारे कुछ पढ़ लिया, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। हमको ये पता लग गया कि बिजनेस को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसा क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 1991 में कुछ चेंजेस किए। किसमें चेंजेस किए? इकोनॉमिक पॉलिसी में। इसको हम इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कंट्री या पॉलिसीज ले लो आप, जो कंट्री के इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ट्रेड सेक्टर को, जो इकोनॉमिक सेक्टर है, जो पैसा कमाता है सेक्टर, उसको अफेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए। तो वो चेंजेस क्यों किए और क्या उसमें चीज़ें हुई, आज हमने उसके बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहली बात है, चेंजेस गवर्नमेंट करती क्यों है। कभी भी गवर्नमेंट कोई चीज़ चाहेगी तो इम्प्रूवमेंट के लिए चाहिए ऑब्वियसली। तो रीजंस क्या थे फॉर चेंजेस, फॉर दीज चेंजेस? इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इकोनॉमिक चेंजेस कह सकते हो आप। तो रीजंस क्या थे? पहला रीजन था ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट चाहती थी कि इंडस्ट्रीज ग्रो हो, कि इंडिया की तरक्की अब होना शुरू हो गई थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज़ाद हुए हमको 40 साल हो चुके थे। तो गवर्नमेंट ने देखा कि यार 40 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन अभी जो ग्रोथ रेट है हमारा बहुत स्लो है, तो कैसे उसको बढ़ाया जाए। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इंडस्ट्रीज मेन चीज़ है। अगर इंडिया में इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो इंडिया की तरक्की होगी। कैसे तरक्की होगी? क्योंकि जब इंडस्ट्री बढ़ती है तो सबसे पहले क्या खत्म होता है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको कहते हैं, इससे क्या होगा? रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। एंड अगर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी तो क्या खत्म होगी? साथ में पॉवर्टी। तो ये दो चीजें कैसे खत्म हो सकेंगी भाई? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को काम नहीं मिल रहा, बेरोजगारी है। तो फैक्ट्रियां जब बनेंगी, नई नई फैक्ट्रियां लगाएंगे हम, तो उसमें लोगों को काम मिलेगा, लेबर को काम मिलेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। जब लोगों को काम मिलेगा, लोग तरक्की करेंगे, लोग पैसा कमाएंगे, तो पॉवर्टी भी खत्म होगी। तो ये देखा कि इंडस्ट्रीज एक ऐसी चीज है, अगर हमने इसके ऊपर ध्यान दे दिया ना तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन शहरों में फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो शहर काफ़ी जल्दी ग्रो करते हैं, और जिनमें नहीं होती वो पिछड़े रहते हैं। वो बाहर से सामान मंगाते हैं और महंगा सामान मंगाते हैं। इनफैक्ट जिनके पास होती हैं वो वहीं पे सामान मंगाते हैं, सस्ता मंगाते हैं, क्योंकि वो खुद बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि लोग जो गवर्नमेंट पे पहले 1991 से पहले गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थे कि गवर्नमेंट ही हमारा भला करे, सब कुछ करे, तो लोग क्या हो जाएंगे? सेल्फ रिलायंट। एंड सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है अपने ऊपर आत्मनिर्भर कह सकते हो, कि यहाँ पे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। एंड इक्वल कह सकते हो, सेल्फ रिलायंट एंड, या इसको सेल्फ रिलायंट ही ले लेते हैं, इसको अलग स्टेप बनाते हैं, रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। कि इनकम इनइक्वालिटी मतलब एक तो बहुत अमीर है या बहुत गरीब है, तो ये इनकम की इनइक्वालिटी है, तो ये रिमूव होगी, क्योंकि गरीबों को भी काम मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, पॉवर्टी खत्म होगी, तो गरीब भी ऊपर उठेगा। पहले क्या था? अमीर और अमीर हो रहा था और गरीब हो रहा था, क्योंकि उसको काम नहीं था। तो कहा कि गरीबों को भी नौकरी करने का टाइम मिलेगा, लोगों के पास काम मिलेगा, तो हमारी गरीबी देश की दूर होगी, तो लोगों की भी दूर होगी ऑब्वियसली। तो जो गैप है, जो अमीर और गरीब का गैप है, ये कम होगा। तो सोचा कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इसी गैप को कहते हैं। तो ये कुछ और भी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने सोची कि यार इन देश की तरक्की अगर करनी है तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंजेस करने पड़ेंगे। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंजेस क्या क्या करने पड़ेंगे उसको डिस्कस करते हैं, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहले क्या थी उसको भी डिस्कस करते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि बेसिकली हमको 3 काम करने हैं। पहला लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसको डिटेल में स्टडी करेंगे 5-10 मिनट के अंदर अंदर, फिर हमको समझ आ जाएगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन का बेसिक मतलब होता है कि 1991 से पहले फैक्ट्रीज के ऊपर ना
अनड्यू लाइसेंसिंग होती थी। अगर आपने इंडस्ट्री, अगर मैं उठ के मान लो कि मैं 1986 में हूँ, ठीक है, मेरा मन कर रहा है कि मैं फैक्ट्री लगा लूँ, मैं फैक्ट्री लगा नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि अनड्यू लाइसेंसिंग थी, मेरे को लाइसेंस चाहिए था, उसके बगैर मैं फैक्ट्री नहीं लगा सकता था, और लाइसेंस मिलता नहीं था इजीली, बहुत मुश्किल होती थी लाइसेंस को लेने के लिए। बहुत सारे उसके रिस्ट्रिक्शंस थी कि आपको ये करना पड़ेगा, आप ये नहीं कर सकते, आप इससे कम जगह नहीं ले सकते, आप गुड्स दिल्ली के बाहर नहीं बेच सकते, तो ऐसी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि सारी रिस्ट्रिक्शन, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इस रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। बहुत सारी अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस थी, जो बैरियर्स लगे हुए थे कि भी आप इंडस्ट्री या फैक्ट्री नहीं लगा सकते, तो रिमूव ऑल बैरियर्स, रिमूव ऑल बैरियर्स व्हाइल डूइंग बिजनेस और इंडस्ट्री, इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन की, मतलब सबका हक है, हर कोई बिजनेस कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने बिजनेस करने का हक सबको दे दिया, इंडस्ट्री फैक्ट्री खोलने का हक सबको दे दिया। इंडिया में घर घर में, गलियों गलियों में फैक्ट्री खुलनी शुरू हो गई 1991 के बाद, और लोगों को काम मिलना शुरू हो गया। तो लिबरलाइजेशन में हम कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे, क्या क्या आते हैं। एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट शॉर्ट लिस्ट। पहले क्या था, एक बहुत बड़ी लिस्ट थी कि आपको लाइसेंस लेने के लिए बहुत सारी तरह की फैक्ट्रीज थी, मतलब 50 से 60 तरह की फैक्ट्रीज थी। अगर आपको इस 50 से 60 तरह की फैक्ट्रीज खोलनी है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो वो 50 से 60 तरह की फैक्ट्री की जो लिस्ट थी, उसको छोटा कर दिया गया और सिर्फ 6 रहेगी। तो लिस्ट ऑफ लाइसेंसिंग, लिस्ट ऑफ लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि अगर आपको कौन सी फैक्ट्री खोलनी है, इसमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। रिड्यूस्ड टू 6, सिर्फ 6 ऐसी फैक्ट्रीज बची थी कि अगर ये 6 फैक्ट्रीज आपने खोलनी, वो हैजार्डस केमिकल्स वगैरह की फैक्ट्रीज थी, कि सिर्फ ये 6 चीज़ों का काम करना है, एसिड का हो गया, केमिकल्स का हो गया, दवाइयों का हो गया, इस तरह की, कि अगर सिर्फ ये 6 चीज़ों का काम आपने करना है तो ही आपको लाइसेंस लेना है, वरना आप कोई भी फैक्ट्री लगाओ, आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने लिस्ट ऑफ लाइसेंसिंग रिड्यूस, इसको रिड्यूस कर दिया, मतलब कम कर दिया। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया, इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन की। गवर्नमेंट ने कहा कि आप सब लोग फैक्ट्री खोलो। अब बिजनेस छोटा खोलना है, बड़ा खोलना है, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, ये भी आप डिसाइड करो। गवर्नमेंट पहले क्या करती थी, पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था कि हम हाई स्केल खोलेंगे, गवर्नमेंट की हर चीज में इंटरफेरेंस थी। तो बेसिकली लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस खत्म करना। तो इसमें आगे डिसाइडिंग स्केल ऑफ बिजनेस, आप खुद डिसाइड करो योरसेल्फ। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, रिमूव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस अपनी खत्म कर दी, टैक्सेस ठीक कर दिए, रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी। तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आएंगे, हम कुछ रीडिंग करके कर लेते हैं, सारे लिखने पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो लेट्स रीड इट आउट। आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ बिजनेस, कि आपने अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है तब भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिजनेस को कॉन्ट्रैक्ट करना है, छोटा करना है तो भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इससे पहले होती थी कि अगर बड़ा करना तो गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, बिजनेस छोटा करना चाहते तो भी गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप दिल्ली से बाहर गुड्स भेजना चाहें या दिल्ली के अंदर आपस में गुड्स भेजना चाहे, अपना टेम्पू से, ट्रक से, 3 व्हीलर से, चैंपियन से, तो पहले बड़ी मुश्किल होती थी, रास्ते में बहुत जगह चेकिंग होती थी। तो वो चेकिंग होने से क्या हुआ कि बहुत लोगों के चलान होते थे और गुड्स बहुत महंगी होती थी, वो रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी। आपको बेसिकली एक बिल चाहिए होता है, अगर आपके पास बिल है तो आप दिल्ली के बाहर से कहीं भी गुड्स मंगवा सकते हैं और भेज सकते हैं। तो जब इजीली रॉ मटेरियल गुड्स आएंगे जाएंगे, मतलब रॉ मटेरियल आ रहा है और गुड्स फिनिश गुड्स जा रहे हैं, इजीली सब कुछ इजीली होने लग पड़ा, तो लिबरलाइजेशन उसको कहते हैं। इजीली आप सारे गवर्नमेंट ने सारे रास्ते खोल दिए आपके लिए कि आप फैक्ट्रियाँ लगाओ, बस हम यही चाहते हैं। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस भी आप लोग खुद फिक्स करो। इससे पहले गवर्नमेंट फिक्स करती थी कि आप इससे ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, आप इससे कम नहीं ले सकते। अब आपकी खुद की फ्रीडम है, क्योंकि चीज़ आप बना रहे हो तो आप ही चार्ज करो उसको। टैक्सेस सिस्टम ठीक कर दिया, बेकार के टैक्सेस वगैरह सब खत्म कर दिया। आपने देखा होगा 2017 में जीएसटी आई, तो जीएसटी का मतलब ये था कि सारे बेकार के
इस एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, ये टैक्स, वैट, सब बेकार के, बहुत सारे इंटर स्टेट टैक्स थे, सब खत्म कर दिए, सिर्फ एक टैक्स रह गया, उसका नाम था जीएसटी। तो गवर्नमेंट ने किसके किया, क्योंकि टैक्स सिस्टम को आसान करने के लिए, ईजी करने के लिए लोगों के लिए, सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। दिल्ली इंडिया के बाहर भेजने के लिए गुड्स और इंडिया के बाहर से गुड्स मंगाने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी गई और उस चीज़ को ईजी कर दिया गया। और मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल टेक्नोलॉजी, वही बात आ गई कि बाहर से टेक्नोलॉजी मंगानी है, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मंगानी है, तो उसको अट्रैक्ट किया गया। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, बाकी मैंने आपको बुक में से करा दिए। तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन का मतलब ये कि आप फैक्ट्रियाँ लगाओ, आपके लिए टैक्स बेकार के ख़त्म कर दिए, रास्ते के जो चलान करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को रोका जाता है इधर उधर जाने के लिए, इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर दी, इंडिया के अंदर भी इंडिया के बाहर भी इजीली ट्रांसपोर्ट, घूमो फिरो, मतलब गुड्स को पहुँचाओ और गुड्स लेके आओ, खुल के काम करो बेसिकली, उसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। लाइसेंसिंग खत्म कर दी, स्केल डिसाइड करो, प्राइस आप डिसाइड करो, जैसे मर्जी बिजनेस करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बिजनेस करो, बिजनेस लगाओ, लोगों को काम दिया जाए। सेकेंड पॉइंट आता है प्राइवेटाइजेशन। 1991 से पहले जितने बड़े बड़े बिजनेस थे ना, बहुत बड़े बड़े बिजनेस, सब पब्लिक सेक्टर के अंदर थे। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा यार अब लोगों के पास पैसा आ रहा है तो लोगों को भी अच्छी जब लोग फैक्ट्रियाँ लगाएंगे तो लोगों को भी मौका दिया जाए कि ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं पब्लिक सेक्टर के अंडर ये प्राइवेटाइज कर दी जाए। तो कुछ बड़े बड़े ऑफिसेज, कुछ बड़े बड़े गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज कर दिया गया, मतलब वो प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देगी। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में बिजली का बिल आता है BSES के नाम से, ठीक है, ये पहले थी डेसू, पहले डेसू के नाम से आपकी ये पावर की जो थी वो गवर्नमेंट के हाथ में थी। बहुत लाइटें जाती थी, लोगों को बिल भरने के लिए परेशानी होती थी, लोगों को गलत सलत बिल आते थे, और वहाँ पे जाओ तो जो ऑफिसर बैठा होता था वो ढंग से बात नहीं करता था, बिकॉज वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, किसी से उसको मतलब नहीं होता, बहुत तंग करता था। तो गवर्नमेंट ने 1991 के बाद जब प्राइवेटाइजेशन शुरू हुई तो गवर्नमेंट ने डेसू को ख़त्म कर दिया और अलग अलग बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे उनको दे दिया। तो उसमें एक टाटा पावर ने भी ले लिया, NDPL ने लिया, तो इसी तरह से BSES हुआ, ये अंबानीज की इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इन्होंने खरीदी, अंबानीज ने, अनिल अंबानी ने खरीदी। और आज जो हमारे घर की बिजली आती है वो इनके यहाँ से आती है, अंबानीज के यहाँ से, क्योंकि ये इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो हमारे धीरे धीरे क्या हुआ है कि लोगों की जो घर पे बिजली लाइट जाने की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हुई, अच्छे लोग वहाँ बैठने शुरू हुए, तो उनसे ढंग से बात करने वाले बंदे मिलके गलत बिल की, जो फेक बिल आते थे, गलत ज़्यादा बिल आते थे, वो बिलों की परेशानी खत्म हुई। तो इससे फ़ायदा इंडिया को ही हुआ, देश को ही हुआ। तो इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, की पब्लिक सेक्टर के अंदर प्राइवेट रोल भी बढ़ाया जाए। तो इंक्रीज्ड रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन पब्लिक इंडस्ट्रीज या पब्लिक सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया गया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करें। आगे इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, इसमें लोगों को बोला गया कि आप इन्वेस्ट करो, किसके अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करो, ताकि इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन बढ़े और आपको शेयर्स दिए जाएंगे, आप वो शेयर्स पे तो जो कमाई होगी उसका हिस्सा आपको मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, इसमें ढंग से काम करना पड़ेगा, अपने नए नए लोग हायर करने पड़ेंगे। तो जब प्राइवेट लोग आने शुरू हुए तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ मतलब जॉब सिक्योरिटी थी कि हाँ भी हम एक अच्छी जगह पे काम करने जा रहे हैं। और उससे पहले वाले जो एम्प्लॉयज़ थे, उससे हुआ क्या प्राइवेटाइजेशन से, कि जो पहले वाले बेकार ऑफिसर से ढंग से बात नहीं करते थे, उनके साथ कुछ नए अच्छे लोग मिल गए, तो उनको भी समझ आएगी काम करने का तरीका ये भी होता है कि हम लोगों से ढंग से बात करें, लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढे। तो जो बेकार वाले बंदे सही वाले बंदों से मिलेंगे तो इम्प्रूवमेंट हुई। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इसमें डाली गई, इफ देयर इज डिल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट 51% से ऊपर नहीं डाली गई। फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वर्ड होता है ग्लोब, ग्लोब मतलब पूरा प्लेनेट, पूरा अर्थ। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि फैक्ट्री तो आप लोगों ने लगा ली, पब्लिक सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर आ गया और यहाँ भी इंडस्ट्रीज लग गई, लेकिन ऐसा क्या करें कि और तरक्की हो। तो उसने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन करो। ग्लोबलाइजेशन में मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड के साथ बिजनेस करो, कि पूरा वर्ल्ड एक बिजनेस इकट्ठा मिलजुल के करे, आपस में
रिलेशन से करे, कंपटीशन से करे। वो कैसे होता है कि जब यहाँ के गुड्स पूरे वर्ल्ड में बांटे जाए और पूरे वर्ल्ड से गुड्स यहाँ मगर मंगाए जाए। मतलब हुआ क्या कि पूरा वर्ल्ड एक इकोनॉमी है। अभी तक हम खाली डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात कर रहे थे, इंडिया एक डोमेस्टिक इकोनॉमी, तो आपस में गुड्स वगैरह इंटर स्टेट जाए। अब वो कह रहे हैं इंटर स्टेट की जगह इंटर कंट्रीज जाए, मतलब पूरे वर्ल्ड में गुड्स आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़े। तो बोला गया है कि खाली इंडियन इकोनॉमी को मत देखो, डोमेस्टिक इकोनॉमी को मत देखो, पूरी इंटरनेशनल इकोनॉमी में जाओ। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर आराम से खुल के बिजनेस करो। तो हुआ क्या, इससे क्या हुआ, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। बोला गया कि पूरा इकोनॉमी मतलब पूरा वर्ल्ड, पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड एक ही इकोनॉमी लेके चलो। आप गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ से बाहर भेजो अगर वहाँ पे डिमांड है, और जिस चीज़ की इंडिया में डिमांड है वहाँ से मंगाओ। लेकिन बड़ी दिक्कत है जी, यहाँ से वहाँ भेजेंगे तो बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, टैरिफ लगता है, बहुत सारी पूछताछ होती है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है। तो मान लो मैंने फैक्ट्री खोली, मैं कुर्सियाँ बनाता हूँ, मैंने एक ऐसी कुर्सियाँ बनाई कि जिसकी डिमांड बाहर लोगों को डिज़ाइन पसंद आया। मैंने क्या करा, मेल करा, मेल करके उनको डिज़ाइन भेजे। मैंने कहाँ भेजे, मान लो मैंने यूके भेजे, उनको मेरे डिज़ाइन काफ़ी पसंद आ गए। उन्होंने कहा ठीक है जी, आपके सैंपल्स हम देखना चाहेंगे, आप सैंपल्स भेजो। मैंने सैंपल भी भेज दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप 1000 कुर्सियाँ हमारे पास भेजो, हमको 1000 कुर्सियों का ऑर्डर देते हैं। अब मैं 1000 कुर्सियाँ भेजने के लिए वो कागज़ पत्र पेपर वर्क किसको दिखाऊंगा, गवर्नमेंट को दिखाऊंगा। गवर्नमेंट कहेगी नहीं जी आपके ये है, आपका ये है, आप पेपर वर्क कमज़ोर है। तो गवर्नमेंट बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस डालती थी। 1991 में गवर्नमेंट ने ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी, ऑटोमेटिकल अप्रूवल मिलना शुरू हो गया। अगर किसी ने इंडिया से बाहर अपने गुड्स भेजने हैं, भेजो, आराम से इंपोर्ट करो। इंपोर्ट्स की सारी जो टैरिफ थी सब खत्म कर दी गई। अगर आपने बाहर से कोई रॉ मटेरियल मंगाना है या फिनिश गुड्स मंगाने हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मंगाओ। तो उसको कहते हैं फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट ने इसको मोटिवेट किया कि मंगाओ आराम से और भेजो आराम से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली होगा। तो खाली गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, पैसा भी, इन्वेस्टमेंट भी। गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट फ्री किया और फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर मैं चाहता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं किसी अमेरिकन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे को गवर्नमेंट पहले नहीं करने देती थी कि आप इंडिया के बंदे हो, इंडिया में इन्वेस्ट करोगे। अब मेरे को मन करा कि अमेरिकन कंपनी बहुत राइज करी है, मैं अमेरिकन कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहता हूँ, बदले मेरे को कुछ रिटर्न्स, मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने 1991 की पॉलिसी में ग्लोबलाइजेशन में वो भी अलाउ कर दिया कि फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आप लगाओ पैसा। और बाहर की कंट्रीज को बोला गया कि आप इंडिया में आओ और इंडिया की कंपनीज में पैसा लगाओ। तो इससे हुआ क्या कि जब हमारे लोगों के पास तो पैसा कम था, क्या हम बाहर लगाते हैं, आज तो है, आज तो हम लगाते हैं, शेयर्स में लगाते हैं अमेरिकन में, लेकिन उस टाइम नहीं था, ना नॉलेज थी। लेकिन यहाँ के लोगों ने तो वहाँ पैसा लगाया नहीं, पर बाहर के लोगों को इंडिया में पैसा लगाने के लिए बहुत अच्छा वो मिला, प्रोत्साहन मिला। क्यों? क्योंकि इंडिया में तो सस्ती लेबर थी, इंडिया में खाली जगह बहुत थी उस टाइम पे, लेबर, लोग बेरोजगारी बहुत थी, लोग खाली बैठे थे, तो लोगों रॉ मटेरियल्स इजीली मिलते थे इंडिया में, लेबर, रॉ मटेरियल्स, फिनिश, मतलब जितना भी हमको गुड्स चाहिए सामान बनाने के लिए इजीली मिलता था। तो बाहर के लोगों ने देखा यार इंडिया के अंदर बहुत हम तरक्की कर सकते हैं अगर हम पैसा लगाएं। तो इससे क्या हुआ, एफडीआई नाम सुना होगा आपने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई, बाहर से हमारे देश में पैसा आना शुरू हुआ, लोगों ने यहाँ पे अपने बिजनेसेस खोले, लोगों ने यहाँ के बिजनेसेस में पैसा भी लगाया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स खाली इंडिया में है, ये सबसे पहले इंडिया में खुला था? जी नहीं, पूरे वर्ल्ड में मैकडोनल्ड्स है। तो ये एक चेन चल रही है, जगह जगह खोले हैं। तो उन्होंने इंडिया के अंदर भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत इंडिया के अंदर पैसा लगा, इंडिया के अंदर आउटलेट्स खोले। क्या मैकडोनल्ड्स जो इंडिया में खुला उसमें कि अमेरिकन लोग काम करते हैं? बिल्कुल नहीं, इंडिया के लोग काम करते हैं। इंडिया के लोगों को काम मिला, इंडिया के लोगों को तरक्की मिली। जो हमारी बेकार दुकानें थी, अच्छी अच्छी मॉल्स बने, अच्छे अच्छे मैकडोनल्ड्स खुले, KFC खुले, इसी तरह से बाहर के आउटलेट्स, इस तरह की क्लॉथ्स के ब्रांड, कपड़ों के ब्रांड इंडिया में आए। और इंडिया में आए BPOs, सबसे बड़ा जो ये हम 11th में पढ़ के आए, BPOs, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब कॉल सेंटर्स।
तो इंडिया में जब कॉल सेंटर्स आए तो कितने सारे युवकों को, कितने सारे लोगों को काम मिला। ये तभी संभव हो पाया, तभी पॉसिबल हो पाया जब ग्लोबलाइजेशन हुई। अगर गवर्नमेंट ग्लोबलाइजेशन ना करती, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना आती, इंडिया के बाहर के लोग, वर्ल्ड के लोग इंडिया में पैसा ना लगाते, तो ये सब पॉसिबल ना होता। तो आप खुद सोचो, आज हम मॉल्स में जाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, एक लग्जूरियस, एक अच्छी लाइफ जीते हैं। बाहर के एप्पल का फ़ोन आप लोग यूज़ करते हो, क्यों करते हो? कहाँ से आता है? इंडिया में तो नहीं बनता। तो फॉरेन फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज, बाहर की कंट्री से आ रहा है ना। चाइनीज सामान यूज़ करते हो, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज, बाहर की कंट्री से आ रहा है ना। इसीलिए आ रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि पूरी वर्ल्ड एक इकोनॉमी है, आपस में खुल के काम करो, खुल के बिजनेस करो। इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आपको समझ आ जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो बेसिकली 3 चीज़ें समझनी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब इसके करते हैं इंपॉर्टेंस। अब हम पढ़ते हैं कि जो गवर्नमेंट ने चेंजेस कर दिए, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, सब कुछ कर दिया, उससे फ़र्क क्या पड़ा, रिजल्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में और बिजनेसेस में क्या फ़र्क पड़ा। सबसे पहला फ़र्क पड़ा, कंपटीशन बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? इंक्रीज इन कंपटीशन बिटवीन लोकल एंड फॉरेन कंपनीज। जैसे मान लो मैं एक क्लॉथ का ब्रांड चलाता हूँ अपने नाम से, एक क्लॉथ का ब्रांड मेरा लोकल ब्रांड है, लोकल क्लॉथ ब्रांड में चलाता हूँ। इसी तरह से एफडीआई आया तो एमएनसीज आ गई। एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई। जब एमएनसीज आई तो बाहर के ब्रांड भी इंडिया के अंदर आ गए। जब बाहर के ब्रांड इंडिया के अंदर आए तो इंडिया के लोगों को भी तो कंपटीशन हो, मेरे को भी तो कंपटीशन फेस करना पड़ेगा इनसे। अगर मैं नई कंपटीशन फेस करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मेरा तो हो जाएगा बेड़ा गर्क। तो मेरे को कंपटीशन लड़ना पड़ा इनसे, तो उससे मेरे को थोड़ा नुकसान तो हुआ, क्योंकि लोग मेरा क्लॉथ ना खरीद के इसका क्लॉथ खरीद रहे थे, क्योंकि ये बढ़िया था, बाहर का था, वेस्टर्न था, अच्छा था और लोगों को अच्छा लगा। तो मेरे को कंपटीशन करना था, मेरे को इसके मुकाबले का ब्रांड बनाना पड़ा। तो मैंने अपनी जो क्वालिटी थी मैंने इम्प्रूव करी। तो इससे हमारे देश की तरक्की फॉरेन कंपनीज के आने से तो हुई, हमारी कंपनीज को कंपटीशन फेस करना पड़ा, हमारी कंपनी ने अपनी क्वालिटी उठा दी, तो उससे दोनों तरह से, हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। तो ये कंपटीशन जो ज़्यादातर फेस करना पड़ा, अब मान लो बैंकिंग है, आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। बैंकिंग है, एक तरफ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग लॉकडाउन खुलेगा ना, एक बार जाके देखना, या अपने फादर से पूछना, मदर से पूछना, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक में जाओ, एक एचडीएफसी के बैंक पे जाओ। आप लोगों का आज ये काम है कि अपने फादर से या मदर से पूछना जो बैंक पे जाते हैं, कि एसबीआई की बैंक ब्रांच में जाए और एचडीएफसी के ब्रांच में हमको क्या फ़र्क मिलेगा। तो वो जो कंपटीशन है ना, वो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ज़्यादा बढ़िया है और कैसे। आप लोग खुद भी कभी फ्री टाइम में जाके देखना, इसके बैंक के अंदर घुस के देखना, इसके बैंक के अंदर घुस के देखना। ये गवर्नमेंट बैंक है इंडिया का लोकल, और ये एमएनसी है, मल्टीनेशनल बैंक है ये, ठीक है जी। तो जब आपको एचडीएफसी में चले जाओ, आईसीआईसीआई में चले जाओ, तो आपको फ़र्क पता अपने आप लग जाएगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। या अभी वीडियो बंद होने के बाद अपने पेरेंट्स से पूछ लेना कि गवर्नमेंट बैंक में और प्राइवेट बैंक में तो क्या फ़र्क मिलता है। तो वो कंपटीशन बढ़ा, तो जब कंपटीशन बढ़ा तो गवर्नमेंट बैंक ने भी सोचा यार कि हमको उनकी तरह का स्टाफ मिलना चाहिए, उनकी तरह से काम करना चाहिए। एयरलाइंस में फ़र्क पड़ा, एयरलाइंस में कंपटीशन बढ़ा। तो पहले खाली एयर इंडिया होती थी, अब आजकल, पहले नॉर्मल एयर इंडिया थी इंडिया के अंदर, अब कौन सी आ गई है, जेट आ गई है, इंडिगो आ गई है, किंगफिशर आई थी, स्पाइस जेट आती है, और बाहर की भी तो आती है, जापानीज एयरलाइंस होगी, सिंगापुर एयरलाइंस होगी। तो ये सारी बाहर की कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो इनमें और हमें बहुत फ़र्क था, हम काफ़ी नीचे के लेवल पे थे, ये काफ़ी ऊंचे के लेवल पे थे। तो हमको जब इनको देखा तो हमको समझ आया, नहीं यार, हम भी तो ऐसे ग्रो कर सकते हैं, हम भी तो ऐसे काम कर सकते हैं। तो हमने उनसे सीखा और अपनी क्वालिटी हमने इम्प्रूव की। मोर डिमांडिंग कस्टमर, पहले क्या था, लोग आपस में सेल्फ सफिशिएंट थे, संतुष्ट थे अपने साथ, कि हमको जो भी हमारे पास है, चलो जो हमको मिल रहा है वही है, उससे ले लो। तो जब कंपटीशन बढ़ा,
नई नई चीज़ें मार्केट में आई तो हमारे को लालच भी तो बढ़ा, हमारे तो मज़े आ गए कि मॉल्स खुल रहे हैं जी, बड़े बड़े मैकडॉनल्ड्स खुल रहे हैं, बड़े बड़े आउटलेट्स खुल रहे हैं। तो पहले हमारे पास सिर्फ एक गली की कोने की दुकानें थी, या मान लो मैं अपने घर की रहूँ तो तिलक मार्केट में जाओ कपड़ा ले आओ, और कोई ऑप्शन था नहीं। अब मेरे पास मॉल्स हैं, मैं पूरी दिल्ली में जहाँ मर्जी घूमूँ। अब मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकता हूँ, ई कॉमर्स से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से बेहतरीन डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मोर डिमांडिंग कस्टमर के पास क्या हो गया, चॉइसेस ज़्यादा आ गई, वाइडर चॉइसेस। इसको डिमांडिंग कस्टमर क्यों हुआ, वाइडर चॉइसेस। ठीक है, हुआ क्या, जब मेरे पास चॉइसेस ज़्यादा आ गई, मेरे को सब कुछ पता लग गया कि यार बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मार्केट में मिलती है। फिर मैं कपड़ा लेने के लिए तिलक मार्केट में गया। तो तिलक में गया तो भैया ने कहा भैया ये हमारे पास बेस्ट चीज़ है, ये आपको इससे बेटर मिलेगी नहीं। तो मैंने उसको जवाब दिया जी इससे बेटर तो हर मार्केट में, हर मॉल में, हर अमेजोन पे, सब जगह मिल रही है, आप क्या बात कर रहे हो। तो हमको पता था ना कि इससे बेटर मिल रहा है। कैसे पता था, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका था, बाहर के ब्रांड्स इंडिया में आ चुके थे, तो हमको कंपैरिजन करना आ गया कि हमको लोकल लेना है कि बाहर का लेना है। तो मोर डिमांड, हमारी डिमांड्स क्या हो गई, बढ़ गई। जिनके पास पैसा था उन्होंने अपनी डिमांड्स बढ़ाई। तीसरा पॉइंट है मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कहते हैं मतलब कि ओरिएंटेशन मतलब डिपेंड होना, कि आप लोग बिजनेस किस पे डिपेंड है। तो पहले 1991 से पहले जो बिजनेस थे वो थे पब्लिक ओरिएंटेड या प्रोडक्ट ओरिएंटेड कह लो। प्रोडक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है मेक एंड देन गो फॉर सेल, कि पहले बना लो फिर उसको बेचने जाओ। आपको कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि क्या बना रहे हो, कि पहले चॉइसेस कम थी, मार्केट्स कम थी, इंडस्ट्रीज कम थी। तो मैंने जो चीज़ बनाई मेरे को पता है यार बिकनी बिकनी है, क्योंकि लोगों के पास तो चॉइसेस कम है, तो मैं जो बनाऊंगा आराम से बिक जाएगी। तो मैंने बनाई, देन गो फॉर जाके बेचना शुरू कर दिया। तो मेरा जो मेन फोकस था प्रोडक्ट पे था कि मैं क्या बनाता हूँ, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। लेकिन ये ओरिएंटेशन जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड थी ये चेंज हो गई 1991 के बाद। बाहर से कंपनीज आई, चॉइसेस बढ़ी, तो जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड था वो बन गया मार्केट ओरिएंटेड, कि मैं एकदम से कुछ भी बना के बेच नहीं सकता। मान लो मैंने कुछ भी बना लिया जो पहले बना था, फिर मैं बेचने गया, पता लगा कि वहाँ तो डिमांड ही नहीं है, लोग तो लेते ही नहीं है, लोगों के पास तो बहुत सारी बढ़िया चॉइसेस हैं, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी तो काफ़ी नीचे है। तो मेरे को भैया बोला गया तो पागल, तूने पहले देखा क्यों नहीं कि आसपास क्या चीज़ की डिमांड है। मैं होता यार मैं तो पहले भी ऐसे ही करता था, मेरे पूर्वज भी ऐसे करते थे, बना लो बिक जाता था आराम से। अब मैंने बनाया, मेरा तो बिक ही नहीं रहा। क्यों नहीं बिक रहा, क्योंकि पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केट थी, अब मार्केट ओरिएंटेड बिजनेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको क्या करना है, रिसर्च करनी है, रिसर्च फॉर डिमांड, कि पहले आपने देखना है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, आप वही चीज बनाएं और उसमें कितना प्रॉफिट है, उसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है। डिमांड के बारे में रिसर्च करो, रिसर्च फॉर मार्जिन पता करो, रिसर्च फॉर सेल, कि उसको बेचना कैसे है। आप बोलोगे सर बेचना कैसे, जाके दुकान पे दे तो बिक जाएगा, नहीं जी, आपको पता होगा इतना कंपटीशन है, इतनी, मान लो कपड़े है कि कपड़ों की एक दुकान है, 1000 दुकानें होंगी, मैं यहाँ से तिरुवनंतपुरम चले जाऊँगा, रास्ते में 1000 दुकानें मिल जाएंगी मेरे को, वहाँ तो है ही है। तो बेचना इतना आसान नहीं है, आपको स्कीम्स लगानी पड़ती है, बाय वन गेट वन फ्री, सुनते हो ना आजकल, तो बाय वन गेट 5 फ्री होता है, पहले बाय वन गेट वन फ्री था। इसको यहाँ लिख देता हूँ, स्कीम्स आपने सुनी है, बाय वन गेट वन फ्री, आजकल होता है बाय वन गेट 5 फ्री, देखिए होगा जेल रोड पे जगह जगह लगे हुए हैं। तो ये स्कीम्स हो गई, और आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती हैं। हम लोग को पता है ना कि जिस चीज़ का ऐड आता है वो हमको पता रहता है, हमारी अवेयरनेस होती है, हम वही खरीदते हैं। मार्केट में जाएंगे फटाफट बोलते हैं जी जिसका ऐड हमने देखा होगा फटाफट मांग लेंगे। तो एडवर्टीजमेंट हो गया, और भी काफ़ी सारी स्कीम्स आपको देनी पड़ती है, किसके लिए, ताकि आप कस्टमर को लुभाएं कि कस्टमर आपका गुड्स खरीदे। तो सेल करने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ता है, जो कि जब हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड थे तब नहीं करते थे, हमने चीज़ बनाई बेची। तो ओरिएंटेशन क्या होगी, चेंज होगी, प्रोडक्ट ओरिएंटेड से हम किस में आ गए,
मार्केट ओरिएंटेड में शिफ्ट हो गए। तो इससे चीज़ें बदली, मार्केट बदली। चौथा पॉइंट आता है जी रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, चेंजेस आए। अब इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, जब नई नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी, बाहर की इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी, तो हमारी कंपनी को अपनी क्वालिटी ऊंची करने के लिए अपनी फैक्ट्रीज, अपनी मशीनरी, अपने टूल्स, अपनी लेबर स्पेशलिस्ट हायर करने पड़ेंगे, तभी उनसे कंपटीशन लड़ पाएंगे ना। तो उनके आने से हमारी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या हो गया, इम्प्रूव हो गया। हमने नई नई मशीनरी लगानी शुरू की। पहले मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी, ब्रेड हाथों से बनती थी, मैदा आटा हाथों से बनता था, गेहूं हाथों से पीसा जाता था। बाद में मशीनें आई, चिप्स पहले तल के किए जाते थे, फ्राई किए जाते थे और पैक किए जाते थे। अब का मशीन्स आ गई, लेज और बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं, तो उन्होंने मशीनों से सब कुछ पैकिंग करनी शुरू की है, मशीनों से बनाने शुरू किया। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, कंप्यूटर ऑपरेटेड। तो जो ऑपरेट कर रहा है बंदा, वो कौन है, स्पेशलिस्ट है। तो टेक्नोलॉजी की भी इम्प्रूवमेंट इसमें हुई। जब बाहर से बड़ी बड़ी मशीनें आनी शुरू हुई, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था, फ्री फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, बाहर से कंपनीज भी आई, अपनी मशीनें भी लेके आई और बड़े तरीके से। अब मैकडॉनल्ड्स के आने से पहले भी तो बर्गर बनता था, लेकिन वो कैसे बनता था, फिर मैकडॉनल्ड्स जब आया तो मशीनों से बर्गर शुरू हुआ, मशीनों से बनना शुरू हुआ। लोगों ने देखा है मशीन से भी बर्गर बन सकता है, गर्म हो सकता है, ओवन आए, माइक्रोवेव आए बड़े बड़े, तो चीज़ें इंप्रूव हुई। उसके बाद है नेसेसिटी फॉर चेंज, कि इसका फर्क क्या हुआ। Before 1991, the firms could have stable policies and practices, but now they have to continuously modify operations. Investment in research and development and innovations has become a must. 1991 से पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज नहीं हुई थी। 1991 में पहली चेंजेस आए, उसके बाद हर साल तेजी से चेंजेस, मॉडिफिकेशंस होनी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि जो इकॉनमी की ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई, इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि हर साल कोई नए नए रूल्स, नए नए टैक्स पॉलिसीज, नए नए लाइसेंसिंग रूल्स, रेस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस, सब कुछ लगाना पड़ा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम होना शुरू हुआ, इसको R&D कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नई नई इनोवेशंस हुई, तो नई नई इनोवेशंस हो रही, नई नई चीज़ें बन रही है मार्केट में, तो उसके लिए आपको लाइसेंसिंग या गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती थी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज काफ़ी ईजी थी, मुश्किल नहीं थी, पर मॉडिफिकेशंस हो रही थी हर तरह की, हर साल। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, ये बाकी पॉइंट्स मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मतलब लोग, जो एम्प्लॉयज हैं, जो सैलरी पे काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स उसको कहा जाता है, लेबर को। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब कि स्पेशलिस्ट, लोगों को स्पेशलाइजेशन चाहिए तभी उनको नौकरियां मिलेंगी, अगर स्पेशलाइजेशन नहीं करेंगे तो नौकरियां नहीं मिलेंगी। आज आपको पता है कि आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, पहले आप 12th करेंगे, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर प्रॉपर एक फील्ड में कोर्सेज करेंगे, तो जाके आप स्पेशलाइजेशन, फिर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप स्पेशलिस्ट बनेंगे, तो आपको नौकरी मिलेगी। तो पहले क्या था, लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए, हाथ का काम जानते, चलो फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। अब ऐसा नहीं है, तो आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। तो लोगों की डेवलपमेंट एज ए ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन भी तो एक रिसोर्स है, रॉ मटेरियल है, लेबर भी तो एक रॉ मटेरियल है, तो उसमें डेवलपमेंट हुई कि लोगों को स्पेशलाइज करना पड़ेगा अपने आप में, तब जाके तो ये इम्प्रूवमेंट हुई लोगों के अंदर। या जब कंपटीशन इंडस्ट्री में बढ़ेगा तो लोगों के अंदर भी तो बढ़ेगा कि किसको नौकरी मिलती है, किसको नहीं मिलती। और लास्ट है जी आपका लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। जो गवर्नमेंट है ना, रिड्यूस्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सपोर्ट। पहले गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में, पब्लिक सेक्टर फैक्ट्री जो अंडरटेकिंग्स थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसके अंदर इन्वेस्ट करती थी। अब गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया क्योंकि प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गई थी, तो प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो गवर्नमेंट ने इसमें कंट्रोल कर दिया। और इनको बोला गया कि अगर आपको चाहिए पैसा, अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करे, तो आप जैसे बाहर की कंपनी जाके अच्छे से लोगों के साथ डील करती हैं,
अच्छा व्यवहार करती हैं, उनसे अच्छे से मिलती हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, तो आपको भी एफिशिएंट बनना पड़ेगा, आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। क्यों? पब्लिक बैंक के अंदर चले जाओ, पब्लिक ऑफिस के अंदर चले जाओ, ढंग से ना बात करते हैं, ना वो ढंग से आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं, उल्टा जवाब देते हैं। आप हल्का सा कोई रिपीट करोगे बाद आपको खाने को पड़ जाएंगे, उल्टा सुनाएंगे। तो लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे उनको समझाया गया कि कस्टमर ही भगवान होता है, तो कस्टमर से ढंग से बात करनी होती है। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के अंदर अपना जो सपोर्ट था रिड्यूस, मतलब ख़त्म नहीं किया, बहुत कम कर दिया। प्राइवेट सेक्टर ने बढ़ाया और गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप चाहते हो तो खुद एफिशिएंट बनो, खुद अपने अंदर कंपटीशन बढ़ाओ, खुद चेंजेस लाओ और मार्केट से पैसा इकट्ठा करो, प्राइवेट लोगों से पैसा इकट्ठा करो। तो ये पॉइंट से इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी चेंजेस। तो इसके बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट में हम रिस्पॉन्सेज पढ़ेंगे। बुक में कुछ रिस्पॉन्सेज लिखे हैं कि जब ये इम्पैक्ट हो गए तो क्या रिस्पॉन्स आया, तो वो पढ़ते हैं फटाफट से। डाइवर्सिफिकेशन हुई। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि पहले मैं सिर्फ कपड़े बनाता था, फिर मेरे को लालच आया कि बहुत सारी कंपनीज बाहर से आई हैं, मैंने कपड़ों से बहुत पैसा कमाया, तो मैंने केमिकल्स बनाने शुरू कर दिए, मैंने मशीनरी भी बनानी शुरू कर दी, मैंने साबुन भी बनाने शुरू कर दिए। तो एक बंदे ने डाइवर्स काम करने शुरू कर दिए। जैसे कि आप जानते हो रिलायंस, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलायंस बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो खाली एक काम नहीं करती, बहुत सारे काम करती है। पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, कपड़े, फोन, बिजली और भी बहुत सारे होंगे, इस टाइम मेरे को याद नहीं आ रहे। तो इसको कहते हैं डाइवर्स, मतलब बहुत सारे काम करना। तो डाइवर्सिफिकेशन फैली, लोगों ने एक काम के साथ बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए। जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर विद एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ हमारी कोलैबोरेशन शुरू हो गई। हमने उनके साथ मिलके कंपनीज खोली, उनको साथ में लिया, और पहले वो खुद ही काम करती थी, अपना काम करते थे, हमने अब मिलके उनके साथ मिलके जॉइंट वेंचर्स मतलब कि कोलैबोरेशन में मिलके काम करना शुरू किया बाकी कंपनीज के साथ। ब्रांड बिल्डिंग, हमारे ब्रांड बनने शुरू हो गए, एलजी, सैमसंग एक्सेट्रा। तो कुछ बहुत सारे ब्रांड्स जो इंडियन ब्रांड्स हैं वर्ल्ड फेमस हो गए इसी से। हमने अपने ब्रांड्स को देखा कि बाहर की कंपनीज के अपने अपने ब्रांड्स हैं, हम भी अपने अपने ब्रांड्स बनाने शुरू करें। यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये तो हम यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो गई, टेक्नोलॉजिकल यूज़ या लेटेस्ट। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ होना शुरू हुआ। शार्पली इम्प्रूव कंपनसेशन लेवल, कंपनसेशन होती है सैलरी, तो इम्प्रूव्ड या इंक्रीज्ड सैलरीज। बुक में हेडिंग मुश्किल लिखी हुई है, आपको इजी करके दिखा दी मैंने कि लोगों की सैलरीज, लोगों की तरक्की होने शुरू हुई। लोगों को यार, जब ऑब्वियस ही बात है, मैं पहले 10,000 में काम कर रहा था, मेरे को बाहर की कंपनी ने उसने कहा तेरा काम बहुत अच्छा है, तू कौन है, तू स्पेशलिस्ट है, तू हमारे पास हम तेरे को 20,000 देंगे। मैं चला गया वहाँ पे काम करा 1 साल, मेरे को और अच्छा सीखने को मिला, मेरा हुनर और मेरी स्पेशलाइजेशन और बढ़ी, मेरे को और एक अच्छी बड़ी कंपनी ने ऑफर किया हम तेरे को 30,000 देंगे। ऐसे ऐसे करते करते इंक्रीज सैलरी, लोगों को काम करने का ढंग बदला, तो लोगों को जब स्पेशलाइजेशन हुई तो उनकी सैलरीज भी बढ़ी। और कस्टमर फोकस, ये हम यहाँ पे कहाँ पे कर चुके हैं, डिमांडिंग कस्टमर के अंदर, ओरिएंटेशन के अंदर कस्टमर फोकस। अब जो पहले चीज बनती थी वो बनती थी अपनी मर्जी से, अब जो चीज बनेगी वो बनेगी कस्टमर की डिमांड के ऊपर। मतलब जो मार्केट में डिमांड है हम वही चीज बनाएंगे, वही चीज बिकेगी, जो चाहिए वही बनाओ, फालतू अपनी चीज़ें मत बनाओ क्योंकि वो बिकेंगी नहीं। तो ये चीज़ें हमारी बड़ी हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश है। आज का टॉपिक थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफरेंट था, नया था, तो अगर इसमें कुछ भी समझ नहीं आया यू कैन उसमें व्हाट्सएप में मेरे को टाइप करके बताएंगे। सो we'll talk on a audio call and discuss the topic.